Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till chapter 6. In today's video we are going to start its chapter 7. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 7 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of jurisdiction and procedure. अब किसकी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है? जुरिस्डिक्शन बेसिकली कहते हैं इख्तियारात को। अब किन के इख्तियारात को डिस्कस किया गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट के कि कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर किस किस्म के मैटर्स को डील कर सकता है। इसी तरह सेकंड है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर किस तरह से फॉलो किया जाएगा? वो बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में डिस्कस कर चुके हैं। सो मेरी आपको सजेशन यही होगी कि सबसे पहले आप लैंड रेवेन्यू एक्ट को पढ़ें। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली ये जुरिस्डिक्शन वाला सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट में यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 75 से ऑनवर्ड्स। अब सबसे पहला है सेक्शन 75 जो कि बात करता है रेवेन्यू ऑफिसर्स की। अब इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर और उनकी क्लासेस को डिस्कस किया गया है। सो सब सेक्शन 1, देयर शैल बी द सेम क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट एज अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कि इस पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस हैं वो बिल्कुल वही होंगी जो कि हम ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में डिस्कस कर चुके हैं। And in the absence of any order of provincial government to the contrary, a revenue officer of any class having the jurisdiction within the local limits under that act shall be the revenue officer of the same class having the jurisdiction within the same local limits under this act. अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करती तो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके पास इस पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंडर भी वही पावर्स होंगी जो कि उनको लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर पावर्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। यानी कि वहां पर जिस क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो पावर्स थी पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर भी उनके पास यही पावर्स होंगी। सो सब सेक्शन 1 ने क्या कहा? सिंपल सी बात कर दी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में जिन क्लासेस को डिस्कस किया गया है, जिन पावर्स को प्रिस्क्राइब किया गया है, इस पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर भी रेवेन्यू ऑफिसर की वही सेम क्लासेस होंगी और वही सेम पावर्स होंगी। सब सेक्शन 2, the expression collector and board of revenue have the same meaning in this act as in Punjab Land Revenue Act 1967। अब कलेक्टर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जिस तरह से लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में डिफाइन किया गया है वही कलेक्टर और वही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर भी सेम कंसिडर होंगे। यानी कि वहां पर ये कलेक्टर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस डेफिनेशन में फॉल करते हैं वही डेफिनेशन यहां पर भी एप्लीकेबल होगी कि कलेक्टर कौन होगा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन होगा। सो सिंपली सेक्शन 75 ने क्या कह दिया? जो चीजें हम लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिस्कस कर चुके हैं वही सेम चीजें यहां पर भी अप्लाई होंगी। अब क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर को अगर हम देखें तो सबसे सीनियर जो हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे होता है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका होता है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SCSMBR। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद डिवीजन लेवल पर आ जाए तो हमारे पास होता है कमिश्नर। कमिश्नर के साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो हमारे पास होता है कलेक्टर और फिर तहसील लेवल पे हमारे पास होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 या ग्रेड 2। उसके बाद फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, फिर ये तमाम क्लासेस आती हैं। सो सेक्शन 75 सिंपल सी बात होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 76 के ऊपर। अब सेक्शन 76 क्या कह रहा है? एप्लीकेशंस एंड प्रोसीडिंग्स कॉग्निजेबल बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स।
अब इस सेक्शन 76 की हद तक कॉग्निजेंस की बात की गई है कि रेवेन्यू ऑफिसर किन किन मामलात को डील कर सकते हैं, किन किन एप्लीकेशंस को, किन किन मैटर्स को सुन सकते हैं। सो सिंपली सेक्शन 76 का क्रक्स क्या है कि कौन कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर या कौन कौन सी रेवेन्यू कोड किन किन मैटर्स को सुन सकती है। सो सेक्शन 76 सबसेक्शन 1, the following applications and proceedings shall be disposed of by revenue officer as such, and no court shall take the cognizance of any dispute or matter with respect to which any such application or proceedings might be made or had। वही बात अब यहाँ पर बात की गई है, आगे हमें कुछ क्लासेस बताई गई हैं, उनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर किन मैटर्स को सुन सकता है और रेवेन्यू कोर्ट के पास किन किन मैटर्स को सुनने की, किन किन एप्लीकेशंस को डिसाइड करने की कॉग्निजेंस है। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास अपर लेवल का, उसके बाद है इंटरमीडिएट ग्रुप जिसको हम कहते हैं सेकंड ग्रुप, फिर उसके बाद है थर्ड ग्रुप जो लोअर लेवल का है। अब इनको डिवाइड किया गया है कि इन ग्रुप्स में जो जो मैटर्स हैं उनको कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर डील कर सकते हैं। सो अगर आप इस सेक्शन के लास्ट पर आ जाएं, जो सब सेक्शन 2 है वो हमें बताता है कि अ कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड मे डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन एंड प्रोसीडिंग्स मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1, यानी कि कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के पास ये पावर है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर जितने भी मैटर्स को लिखा गया है वो उन मैटर्स को डिसाइड कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फिर है असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेकंड ग्रेड नॉट बीइंग अ नायब तहसीलदार। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 जो कि नायब तहसीलदार नहीं है, उसके पास ये पावर्स है कि वो सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के अंदर मेंशन जितने भी केसेस हैं उनको डील कर सकता है। मीन्स टू से कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 अपने ग्रुप के मैटर्स को भी सुन सकता है और लोअर लेवल का जो ग्रुप है उनमें जितने मैटर्स हैं उनको भी सुन सकता है। फिर नेक्स्ट है अ नायब तहसीलदार व्हेन इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ AC2। नायब तहसीलदार जब उसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की पावर्स दे दी जाती हैं तो फिर वो थर्ड ग्रुप के अंदर जितने भी मैटर्स मेंशन्ड हैं उनको सुन सकता है। अगर उसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की पावर्स नहीं दी गई तो उसके पास पावर नहीं है कि वो थर्ड ग्रुप के जितने भी मैटर्स हैं उनको सुन सके। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर किन किन मैटर्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहली बात है सेक्शन 27 फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द रेंट इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि कौन कौन से मैटर्स हैं, डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है एडजस्टमेंट ऑफ रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, फिर है रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 30। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट जिसके अगेंस्ट एरियर ऑफ रेंट से रिलेटेड डिक्री पास हो गई है और वो अनसेटिस्फाइड है। फिर कोई भी ऐसा टेनेंट जिसको इजेक्ट करने के लिए नोटिस भेजा गया है लेकिन उसने सेक्शन 71 के अंडर अभी तक कंपनसेशन क्लेम नहीं की। फिर उसके बाद है फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, पोजेशन ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, और फिर लास्ट है कि क्लियरिंग डिस्टर्बेंस से रिलेटेड कंपनसेशन को डिस्कस किया गया है। सो ये जितने भी मैटर्स हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं, डिटेल आप खुद पढ़ लीजिएगा। इन तमाम को सुनने की पावर्स किसके पास है? कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो इन मैटर्स को सुनने के बाद इनको डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंड ग्रुप की तरफ आ जाएं तो सेकेंड ग्रुप बात करता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन और अप्रेजमेंट। अब अप्रेजमेंट क्या है कि जहां पर रेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रोड्यूस दिया जा रहा था तो उसकी वैल्यू किस तरह से डिटरमिन करनी है। नेक्स्ट है सेक्शन 45 के अंदर जो इजेक्टमेंट का नोटिस भेजा गया है और अभी तक कंपनसेशन क्लेम नहीं की गई किसी भी टेनेंट की जानिब से। फिर थर्ड है एप्लीकेशन फॉर डिटर्मिनेशन। अब इसमें दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि सेक्शन 49 के अंदर जो
अनकट और अनगैदर क्रॉप्स थी, उनको जो इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट को एट द टाइम ऑफ इजेक्टमेंट टाइम दिया गया था कि वो अपनी इन क्रॉप्स को जो है वो उठा ले। या फिर सेक्शन 74 के अंदर बात की गई थी कि जो लेबर और कैपिटल यूटिलाइज हुआ है उस टेनेंट की जानिब से कि उसने ज़मीन को फसल उगाने के लिए तैयार किया था, उसकी एप्लीकेशंस को। सो इन तमाम मैटर्स को जो हम इस ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी पावर्स किसके पास हैं? असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 जो कि नायब तहसीलदार नहीं है, वो इन मैटर्स को सुन सकता है, इन मैटर्स को डिसाइड कर सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड ग्रुप के अंदर। थर्ड ग्रुप में किन किन मैटर्स को डिस्कस किया गया है? पहली बात, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 31 बाय टेनेंट टू डिपॉजिट रेंट। पहली बात कि उसने जो रेंट डिपॉजिट करना है। सेकेंडली, सेक्शन 36 के अंदर जो नोटिस ऑफ रिलिंक्विशमेंट दिया गया है उसकी एप्लीकेशन को। थर्ड है सेक्शन 43 के अंदर जो नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट दिया गया है। एंड लास्टली सेक्शन 53 और 54 के अंदर जो बात की गई है कि फॉरक्लोजर या इन्फोर्समेंट ऑफ लियन के लिए इन सेक्शंस के अंदर जो एप्लीकेशन दी गई है उनको सुनने की जिम्मेदारी किसके पास है? नायब तहसीलदार। जब उसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की पावर्स दी गई हैं तो तब वो इन मैटर्स को सुन सकता है। सेक्शन 76 ने रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस को बता दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट ग्रुप जो अपर लेवल का ग्रुप है उसको कौन सुन सकता है? उसके अंदर जितने भी मैटर्स फॉल करेंगे वो कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 सुनेगा। सेकेंड ग्रुप जो इंटरमीडिएट है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 जो कि नायब तहसीलदार नहीं है, वो इन मैटर्स को सुन सकता है। और जो लोअर ग्रुप है उसको नायब तहसीलदार, जब उसको असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की पावर्स दी जाती हैं तो वो इन मैटर्स को सुन सकता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 75 और सेक्शन 76 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 77 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।